तो सबसे पहले है माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोपी बेसिकली क्या है कि माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल करके आप जो स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म वगैरह को, उसको माइक्रोस्कोपी कहते हैं। इसके अंदर दो किस्म की डिफिनेशन आती है, एक है मैग्निफिकेशन एंड दूसरी है रेजोल्यूशन। दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या है? ये मैग्निफिकेशन जिस तरह आप मोबाइल के अंदर जूम करते हैं सिंपली, ठीक है, जिस तरह आप मोबाइल के अंदर सिंपल जूम करते हैं तो कहते हैं मैग्निफिकेशन। और अगर आपका मोबाइल का कैमरा कोई से दो ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई से दो बारीक बारीक लाइनें हैं, अगर आप जूम करें और उनके दरमियान फ़र्क को बता सके कि ये ब्लू लाइन है और ये रेड लाइन है, या ये ब्लू लाइन है ये ब्लैक लाइन है, तो इसको अच्छी रेजोल्यूशन है। अगर वो फ़र्क नहीं कर पा रहा, ठीक है, जूम करने के बाद, तो वो जस्ट मैग्निफिकेशन कर रहा है, रिजॉल्व नहीं कर रहा। यानी कि किसी भी लेंस की या माइक्रोस्कोप की वो पावर जो किसी भी दो लाइंस के दरमियान करीबी, बहुत ही ज़्यादा करीब जो है वो मौजूद हों, उनके दरमियान डिस्टिंक्शन बता दे कि ये जो है डिफरेंट चीज़ें हैं, तो इसको रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जितनी अगर रेजोल्यूशन पावर होगी उतना आपको इमेजेस जो है वो वाज़िया नजर आएंगे। ठीक है, मैग्निफिकेशन जस्ट जूम इफेक्ट ही होता है। ठीक है, तो जो मैग्निफिकेशन होती है बेसिकली उसके साथ एक्स लगाया जाता है। जिस तरह जो है लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर होती है वो 1000 से 2000 एक्स होती है। अगर हम बात करें लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर तो वो 250 नैनोमीटर होती है। ठीक है, यानी कि 250 नैनोमीटर के दरमियान जो आपको चीज़ें नजर आएंगी वो विजिबल करवाएगा, यानी कि ये इसमें से डिस्टिंक्शन करवाएगा। ठीक है, कि इन दोनों में ये जो दो लाइनें हैं वो डिफरेंट लाइनें हैं। ठीक है, आपकी आंख जो है वो 1 नैनोमीटर के दरमियान फर्क कर सकती है। ठीक है, आगे है जी स्टैनिंग टेक्निक्स। स्टैनिंग टेक्निक्स बेसिकली क्यों परफॉर्म की जाती हैं, पहला सवाल तो ये है। तो अब आप देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि होते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, वो होते हैं ट्रांसपेरेंट। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है कि आप उसको जब स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो आप उसको कैसे देखेंगे जबकि होंगे वो ट्रांसपेरेंट, आपकी स्लाइड भी ट्रांसपेरेंट है, नीचे से रोशनी आ रही है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट केमिकल्स यूज करते हैं जो कि डिफरेंट कलरेशन देते हैं। ठीक है, जो कि डिफरेंट कलरेशन देते हैं, तो उन जो वो आपके पास वो केमिकल्स हैं उनको क्या कहते हैं, स्टैंस कहते हैं या डाई कहते हैं, कलर डाई। ठीक है, तो डिफरेंट किस्म के कलर्स या डाई यूज की जाती हैं ताकि ऑर्गेनिज्म को वाज़िया देखा जा सके। अच्छा, अब ये तो हो गया कि स्टैनिंग बेसिकली होती क्या है। अब मसला ये है कि आप कौन से ऐसे सोल्यूशन चुनेंगे जिनका अगर आप कोई बैक्टीरिया स्टडी कर रहे हैं तो उसकी बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट भी ना हो और उसको विजिबल भी करवा दे। तो इस तरह बकायदा स्टडी की जाती है और डिफरेंट जो स्टैंड्स हैं वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ आपके पास कुछ एग्जांपल है, जिस तरह एनिलीन ब्लू है, बोरेक्स कैरोमाइन है, ओएसिन है, फल्जेंस्टैन है, इसी तरह सेफ्रानिन है। जो कॉमनली यूज होती है वो एनिलीन ब्लू है, सेफ्रानिन है, एनिलीन सल्फेट है, आयोडीन सोल्यूशन वगैरह ये ज़्यादा यूज़ की जाती हैं आम निचले दारों में। ठीक है, तो ये डिफरेंट कलर की जो है वो डाइंग है और मकसद क्या है कि जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर चीज़ों को स्टडी करेंगे तो आपको विजिबल नज़र आना चाहिए। ठीक है, वो आपको विजिबल नज़र आना चाहिए, बस इसी के लिए जो है ये स्टैंड जो है वो यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो है, अगर आप जो है एग्जांपल लें कि आप एक, जिस तरह आपने पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आप एक रस्सी के साथ एक पत्थर बांध दें, उसको गोल घुमाना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि उस रस्सी के मिड पॉइंट पे एक ऐसी फोर्स लग रही होगी जो कि उस रस्सी को तोड़ने वाली करेगी। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली, यानी कि आप जो है पॉइंट ए और पॉइंट बी कंसिडर करें तो दोनों के दरमियान एक ऐसी टेंशन जो है वो प्रोड्यूस होगी जो कि उसको तोड़ने वाली करेगी। एग्जैक्टली उसी प्रिंसिपल को उठा के सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस किया जाता है और स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितनी फास्ट स्पीड के साथ घुमाएंगे उतना सेलुलर ऑर्गेनेलीज या सेलुलर कंपार्टमेंट्स जो है वो आपस में डिसोसिएट होना शुरू कर देंगे, अलग होना शुरू कर देंगे। तो इनकी स्पेसिफिक अमाउंट होती है कि इतने अगर आप जो है चक्कर इसको पर सेकंड लगवाएंगे तो बदले में ये वाली ऑर्गेनेली जो है वो इस स्पीड के हिसाब से अलग हो जाएगी। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करते हैं कि एक सोल्यूशन के अंदर अपना वो डीएनए एक्सट्रैक्शन या जो कुछ भी है सेल एक्सट्रैक्शन वो डालते हैं, आप स्पेसिफिक स्पीड के ऊपर इसको घुमाते हैं तो आपके पास 2 लेयर बन जाती हैं। जो आपको नहीं चाहिए होती है आप उसको ज़ाया कर देते हैं, फिर आप उसको जो आपको चाहिए होती है उसको फिर आप सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में डालते हैं, फिर उसको सेंट्रीफ्यूग करवाते हैं
देन जो जो करवाते जाते हैं स्पीड जो है तेज़ करते जाते हैं और आखिर में आपकी जो डिज़ायर प्रोडक्ट होती है वो आप हासिल कर सकते हैं, जिस तरह राइबोसोम वायरसेस वगैरह जो है सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस है, यानी कि आप जितना तेज़ी से घुमाएंगे उनके सेलुलर कंपार्टमेंट्स आपस में अलग होना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो के बीच में साइटोप्लाज्म मौजूद है, आपको साइटोस्केलेटन भी पता है क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें एक दूसरे को पकड़ के रखती हैं, तो उसको तोड़ने के लिए आपको फोर्स चाहिए होती है। अब नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर। तो ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि किस तरह आप एक जो है ऑर्गेनिज्म से उसका टिश्यूज या सेल्स लेते हैं, देन आप उसको जो है एक मीडियम के अंदर रखते हैं, उसको इनक्यूबेटर के अंदर या जो भी है मीडियम के अंदर रखते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं और बदले में क्या है कि वो क्या है कि इनोकुलेशन प्रोसेस होता है और कैलस फॉर्मेशन, तो उसके बाद क्या होता है कि आपके पास टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है वो डेवलप हो जाती है। बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी के ऊपर। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स जो है इसकी बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक पेपर क्रोमेटोग्राफी और एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब सिंपल ये है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी बेसिकली ये सेपरेशन के लिए यूज की जाती है, एक मॉलिक्यूल को दूसरे से अलग करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लोरोफिल ए को क्लोरोफिल बी से आप अलग करना चाहते हैं, तो आपके लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो यूज करेंगे। तो ये है कि आप एक पेपर लेंगे, पेपर के ऊपर आप मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन जो है आपके पास डिफरेंट जिसको आप सेपरेट करना चाहते हैं, उसका एक डॉट उसके एक साइड के ऊपर लगाएंगे। देखिए, एक साइड के ऊपर एक डॉट लगाएंगे एंड देन आप उसको एक जो है मोबाइल फेस के अंदर या एक सोल्यूशन के अंदर रख देंगे। ठीक, सोल्यूशन के अंदर रखेंगे तो होगा क्या कि वो सोल्यूशन जो है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगा और जो ही वो उस डॉट को क्रॉस करेगा, ठीक है, वो जो फॉर एग्जांपल आपके पास जो है डिफरेंट इंक्स का डॉट बना हुआ है, तो वो जो ही उसको क्रॉस करेगा तो वो इंक जो है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट और जो है एक दूसरे से डिसोसिएट होना शुरू कर देंगी, ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देंगी। ठीक है, ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देंगी तो होगा कि आपके पास सेपरेशन ऑफ इंक जो है वो होना शुरू कर देगी। इसी तरह आप डिफरेंट किस्म के और जो है कलर्स जो है या कोई पिगमेंट्स वगैरह हैं आप उसको यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप प्लांट्स के लीव्स जो है वहां से एक्सट्रैक्शन लेते हैं तो आप उसको भी क्या करवा सकते हैं, उसको सेपरेट करवा सकते हैं बाय मींस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब बात करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली क्या होता है, ये आप देख सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी किस तरह से होता है कि आपने नीचे से देखा कि ये जो आपको नीचे एक लाइन नजर आ रही है पेपर के ऊपर और वाटर सरफेस से ऊपर है, तो बेसिकली इसमें क्या है कि इस लाइन के ऊपर एक डॉट लगाया जाता है एंड देन जब इसको वाटर के अंदर काफी देर के लिए या कोई और सोल्यूशन भी हो सकता है, इसके अंदर काफी देर के लिए रखा जाता है, तो ये जो सोल्यूशन है ये ऊपर की तरफ राइज करना शुरू करता है। तो जब ये इंक से पास होता है तो उसको अलग करना शुरू कर देता है। यहाँ तो बिल्कुल वाज़ह जो है नुक्ते आपके पास सर्कल बने हुए सिर्फ वाज़ह नहीं होते, आपस में थोड़ा सा मिक्स होते हैं, लेकिन ये कि आपके पास डिस्टिंक्शन लाइंस बन जाती है कि ये अलग-अलग सोल्यूशन है या अलग-अलग कलर्स है। ठीक है, तो आगे है जी कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली क्या होता है, ठीक है, तो इसकी भी आगे ड्राई एंड वेट दो टाइप्स हैं, लेकिन हम जस्ट कंबाइनली दोनों को स्टडी करेंगे कि मेनली कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी से मुराद बेसिकली ये है कि आप इसमें कॉलम यूज करते हैं, यानी कि एक ट्यूब से यूज करते हैं और इसके जरिए क्रोमेटोग्राफी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब आपको यहाँ पे देखें नीचे एक ट्यूब नजर आ रही है, ठीक है, यहाँ पे नल जो नजर आ रहा है इसमें एक स्टेशनरी फेस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज नहीं डाली, यहाँ पे इसके नल वाले पॉइंट के यहाँ पे कॉटन जो है इससे थोड़ा सा इसको बंद किया जाता है, ठीक है, ताकि जस्ट जो बहुत ही बारीक पार्टिकल्स हों वो निकल सकें, यानी कि सिंपल मुराद ये है कि इसमें से जस्ट मोबाइल फेज वाले पार्टिकल्स निकल सकें। ठीक है, जस्ट इसमें से ऊपर जब हम मोबाइल फेज डालेंगे तो वो यहाँ से निकल सके। ठीक है, अच्छा, फिर आप जो आपका सोल्यूशन है जो सैंपल है उसको स्टेशनरी फेज के साथ, दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं, दोनों को या तो मिक्स कर देते हैं या तो अलग-अलग करते हैं। पहले क्या है कि मिक्स कर लेते हैं, ठीक है, मिक्स कर लिया, अब दोनों का एक स्लेरी सोल्यूशन बन गया। ठीक है, अच्छा, या फिर ये है कि आप इसके ऊपर जो है सैंपल को डाल दें जो इसमें जो है वो सोलेबल एक तरीके से मुकम्मल सोलेबल नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद क्या है कि आपने ऊपर से मोबाइल फेस डाल दिया। ठीक है, मोबाइल फेस जो ही आपने डाला ऊपर से आप इसको कभी कभार फिर से प्रेस करते हैं नीचे की तरफ, तो ये मोबाइल फेस जो है वो नीचे की तरफ मूवमेंट करता है स्टेशनरी फेस में से, और आप नीचे से नल को खोलते हैं।
ठीक है। और मोबाइल फेस रिस्क कर नीचे आता है और यहाँ से निकलना शुरू कर देता है। जब वो नीचे आता है तो मोबाइल फेस के साथ भी जो सैंपल है वो भी नीचे आना शुरू कर देता है, एग्जैक्टली किसकी तरह, जिस तरह आपने देखा पेपर क्रोमेटोग्राफी में। तो आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन कलर का जो है वो लोडेड सैंपल है और फिर वो जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, और वो देखें जिसमें स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन थी वो ऊपर ही रहा, जिसमें वीकर थी वो नीचे आ गया। बेसिकली हम मोबाइल फेस को ऊपर से मजीद डाल रहे हैं और इधर से निकाल रहे हैं, ठीक है। जबकि ये जो ब्लू कलर का स्टेशनरी फेस है ये मूव नहीं कर रहा, इसके अंदर ये जो आपका जो सैंपल है वो मूव कर रहा है, उसको आप सेपरेट कर रहे हैं। अब यहाँ से ज़्यादा सी बात है, आप देखें वीकर इंटरेक्शन वाला जो ग्रीन कलर का नजर आ रहा है वो नीचे पहुंच चुका है, तो आप इसको पहले निकाल देंगे। यहाँ से आपने निकाल दिया, देन आपके पास जो दूसरा है आपने दूसरे को निकाल दिया, और इस तरह आपने एक सैंपल में से दो डिफरेंट कलर्स जो हैं उसको, दो डिफरेंट सोल्यूशन जो है उनको आपने सेपरेट कर दिया। जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस, मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होगी, लेकिन फिर भी एक दफ़ा इसको देख लेते हैं कि ये किस्म की जेल होती है जिसमें 4 वेल्स बने होते हैं, ठीक है। वेल्स बने हैं, आप जो है वो यहाँ से भी देख सकते हैं कि 4 किस्म के वेल्स बने हुए हैं। एक ये या तो एगरोस की जेल होती है या फिर दूसरे किस्म की जो आपके पास जेल्स हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो ये जेल आ गई, ठीक है। अच्छा, जेल में क्या है, बेसिकली 4 वेल बने होते हैं। अच्छा, फिर आपके पास एक बफर सोल्यूशन होता है और एक जो है एक डब्बा सा समझ लें, एक बॉक्स होता है आपके पास जिसमें इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, कैथोड और एनोड लगे होते हैं, और साथ में पावर सप्लाई लगी होती है जो कि क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो प्रोवाइड करती है, करंट प्रोवाइड करती है। अच्छा, तो आपने बफर सोल्यूशन डाल दिया, बफर सोल्यूशन के ऊपर आप जो है इस जेल को रख देते हैं और इसके अंदर आप अपनी जो प्रोटीन्स हैं या डीएनए वगैरह है इसको डाल देते हैं, और जब इसको पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो ये जो नेगेटिवली चार्ज है डीएनए है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, और आपके पास यहाँ पे बैंड बन जाते हैं। ये हमने कल ही डिस्कस किया था कि जो डीएनए सीक्वेंसिंग होती है उसके बाद आप पीसीआर के बाद किस तरह से आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बेसिकली क्या है, सिंपल सी बात है, आप एक छोटी सी ट्यूब के अंदर एक सोल्यूशन डाल दें। तो सिंपल वही टेक्निक है कि लाइट को जो है आपके पास जो लाइट आ रही है उसमें से जस्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट को पास किया जाएगा, जिस तरह आपको यहाँ पे इंसिडेंट लाइट जो है वो बताई गई है, ठीक। अच्छा, तो ये है कि सोल्यूशन में से उसको पास करवाएंगे और सामने एक डिटेक्टर लगा होगा और डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। अच्छा, इस तरह से ऐसा भी होता है कि जो मेडिकल जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं वो बेसिकली इस तरह चेक भी करती हैं, जिस तरह आपके पास हो मेडिसिन ड्रग्स वगैरह को चेक किया जाता है। जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी अपनी स्पेसिफिक पीक्स वैल्यूज होती हैं ग्राफ के अंदर। इसी तरह हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब की अपनी अपनी पीक पॉइंट्स बनते हैं। जब ये डिटेक्टर इनको डिटेक्ट करता है तो उसको पता चलता है इसके अंदर कार्बन मौजूद है, इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड मौजूद है, इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद है। वो सारी की सारी चीज़ जो है आप यहाँ से मतलब इस फोटोमीट्री की मदद से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट टेक्निक आती है वो है माइक्रो डिसेक्शन। माइक्रो डिसेक्शन यानी इसके मुराद ये है कि आपने यहाँ पे मेंढक नहीं काटना, बल्कि वो उसका एक सेलुलर पोर्शन जो है उसको काटना है, ठीक है। उसके सेल ऑर्गेनेलिस वगैरह हो गए उसको आपने काटना है, और वहाँ पे आप हो सकता है कि आप उसकी न्यूक्लियस के अंदर भी डिसेक्शन वगैरह करें। तो इस किस्म की डिसेक्शन जो है इसको कहते हैं माइक्रो डिसेक्शन। इसके लिए आप 3 किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ की जाते हैं। पहला है क्रोमोसोम माइक्रो डिसेक्टर या माइक्रो डिसेक्शन। बेसिकली इसमें ग्लास की पतली सी सुई जो है, नीडल जो है वो यूज़ की जाती है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक नीडल जो है यूज़ की जाती है, और उसमें से क्रम जो न्यूक्लियस वगैरह है इसको जो है वो काटा जाता है। एंड नेक्स्ट है लेजर माइक्रो डिसेक्शन। इसमें लेजर के जरिए कटिंग की जाती है, नाम से जाहिर है। और एक लेजर कैप्चर माइक्रो डिसेक्शन। इसमें क्या फ़र्क है कि ये कट नहीं करता, बल्कि ये चीज़ों को पकड़ने के लिए, यानी कि फ्लिप करना है आपने चीज़ को, जिसका आप जो है एक कढ़ाई के अंदर पकौड़े को उलट करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली कैप्चर माइक्रो डिसेक्शन। उसी तरह जो आपके पास सेलुलर जो पोर्शन मौजूद है उसको फ्लिप करने के लिए जो है लेजर कैप्चर माइक्रो डिसेक्शन यूज़ की जाती है, ठीक है। अब आगे है जी माइक्रोमीट्री। माइक्रोमीट्री जो है यानी कि आप जो माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं इसमें होता है कि जो आपकी जो आई पीस है वहाँ पे एक लेंस लगाया जाता है, सॉरी लेंस लगाया जाता है, उसके अंदर एक मीटर लगाया जाता है, और एक स्टेज माइक्रोमीटर जो है वहाँ पे भी एक मतलब कि एक स्केल लगाया जाता है। अब मसला ये है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट को देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप जब उसमें मैग्नीफिकेशन करते हैं, आप उसको रोटेट करवाते हैं, तो होता ये है कि वो जो स्केल आप आई पीस के ऊपर देख रहे हैं या फिर जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं
तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा हो जाता है, डेफिनेटली बड़ा होगा। अब आपके पास जो आई पीस की जो वैल्यू है, अब वो तो चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पर अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें, आप बात करें एक 1 नैनोमीटर की, तो जब आपने मैग्निफिकेशन बिल्कुल लो की हुई थी, तो आपको उसकी एक टांग जो है वो 1 नैनोमीटर के अंदर नजर आ रही है। अब आपने उसको मजीद मैग्नीफाई किया, तब आपको उसका एक्स हेल भी 1 नैनोमीटर में नजर आ रहा है। तो हो ये कि अब आप ये कहेंगे कि अब इसका ओरिजिनल यूनिट क्या है, तब आप उसको क्या करेंगे कि आप नीचे से स्टेज के ऊपर रखेंगे एक स्केल रखेंगे, जिससे आप स्टेज माइक्रो जो है मीटर की भी कह सकते हैं। ठीक है, अब उसको उसकी मदद से आप एक यूनिट सेट करेंगे, हाँ जी इस लेवल के ऊपर ये जो लाइंस हैं ये इतने के बराबर हैं, ठीक है, ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर के अंदर आप बेसिकली फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है वो सारे मैकेनिज्म पढ़ेंगे, यानी कि जो भी मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर हो रहा है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और एनर्जी को यूज करने के लिए, या फिर ये एनर्जी बनाने के लिए और एनर्जी को तोड़ने के लिए, तो वो सारा का सारा प्रोसेस जो है वो आप बायो एनर्जेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को लेकर ऑर्गेनिक फूड जो है, आप तो है नहीं, प्लांट जो है या जो भी ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो तैयार करते हैं अपनी खुराक, ठीक है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट को यूज करके, ठीक है। और इसके बरक्स जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है और साथ में ऑक्सीजन को यूज करके आप, और साथ में जो आपके पास कंपाउंड बनता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको यूज करके आप एनर्जी बनाते हैं, ठीक है, एनर्जी बनाते हैं। तो आपके पास जो एनर्जी आई थी सनलाइट से, अब आप उसको कन्वर्ट करेंगे और अपनी फंक्शनिंग के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है कि आपके पास फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो आपके पास जो फोटो सिस्टम 1 होता है वो 700 नैनोमीटर की लाइट जो है एब्जॉर्ब करता है, और दूसरा फोटो सिस्टम 2 जो है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो इसके हिसाब से लाइट जो है, अब चूंकि वो जो आपके पास चूल्हा जल रहा है तो उसकी एनर्जी सनलाइट से आ रही है, तो डेफिनेटली सूरज का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस के अंदर। आप ये कह सकते हैं कि अगर सनलाइट खत्म हो जाए तो तमाम की तमाम लाइट जो है वो लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की। तो जो क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोफिल है, बी एंड क्रेटिनॉइड्स वगैरह मौजूद हैं, जेंथोफिल वगैरह, वो सारे के सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। बेसिकली जो ज्यादा यूज होते हैं क्लोरोफिल ए, बी और साथ में क्रेटिनॉइड्स जो हैं वो यूज होते हैं क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है, सॉरी फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो बेसिकली आपके पास जो लाइट रिएक्शन है वो होते हैं आपके पास ग्रेनम के अंदर, और जो डार्क रिएक्शन है वो होते हैं स्ट्रोमा के अंदर, विच इज अ पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको आइडिया होगा कि कैसा होता है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपको जो है वो आपको जाके वो लेक्चर देखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, एक आप मेहरबानी मेरे साथ ये कर सकते हैं कि आप जाके काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल से अपनी वीडियो देखनी है, ताकि मुझे थोड़ा फायदा हो, ठीक है। अच्छा, तो ये है कि क्लोरोफिल की बात की। और क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आपको 4 जो है नाइट्रोजन की रिंग्स मिलेंगी, जिनको पायरोल कहते हैं। ये एक आपने पॉइंट जो है ध्यान के अंदर रखना है, पायरोल किसे कहते हैं कि क्लोरोफिल के अंदर 4 रिंग्स की एक जो है ऊपर हेड मौजूद होता है, जो कि क्या होता है बेसिकली हाइड्रोफिलिक होता है, तो उसको पायरोल कहते हैं। और उसके साथ एक टेल लगी होती है, ठीक है। और उस टेल को, मतलब उस टेल में क्या है कि वो एक हाइड्रोफोबिक रीजन होता है, ठीक है, क्लोरोफिल का। और यहाँ पे देखिए, अगर आप किताब के अंदर देख रहे हो तो 79 पेज के ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है किसका, क्लोरोफिल का। ये जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है, तो आपके सेंटर में देखें ना, आपको मैग्नीशियम एटम नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसके बिल्कुल ही क्रॉस आपके साथ ये टेल जो है इसको हटा दें, ठीक है, टेल को हटा दें, और आपको ये जो पायरोल रिंग मिल रही है बेसिकली, तो इस रिंग के जो सेंटर में मैग्नीशियम है इसको हटाकर आप Fe लगा दें, यानी कि आयरन लगा दें, तो ये आपका हीमोग्लोबिन बन जाता है, ठीक है। तो ये शायद मैंने आपको पहले ही बात बताई थी। तो ये आप बता सकते हैं कि किस तरह से क्लोज रिलेशन है इनका आपस में, ठीक है, हमारा और एनिमल्स है, सॉरी प्लांट्स का, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। तो यहाँ पे 2 जो है नाम यूज किए गए हैं, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और दूसरा है एक्शन स्पेक्ट्रम। दोनों में बेसिकली फर्क क्या है? सिंपल सी बात है, इतनी लंबी चौड़ी पता नहीं उसने क्यों लिखी है, इतना गुस्सा आता है। अच्छा, एक्शन
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है बेसिकली कहते हैं कि एक प्लांट जितनी भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है उसके बदले में जितना स्पेक्ट्रम आएगा वो सारा का सारा जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, ठीक है। चाहे वो उसका तन्ना जो है लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी जो है उसके बाकी फूल वगैरह जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बाकी जितने भी कलर, जितना भी प्लांट लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है उसकी जितनी भी एब्जॉर्प्शन आ रही है वो सारी की सारी क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। और अगर एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उसको कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। बस यही दोनों में फर्क है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है इसको क्या कहते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे है जी रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको पता है रॉ मटेरियल के तौर पर काम करता है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये चीजें नहीं होगी तो आपके पास, आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसके रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो अब ये है कि वाटर जो है वो भी यूज होता है इसकी प्रोडक्शन में, फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब आगे है जी, हम शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म बेसिकली होता कैसे है, ठीक है। तो इसमें दो किस्म की रिएक्शंस हैं, एक है लाइट रिएक्शन और एक है डार्क रिएक्शन। बहुत ज्यादा सिंपल है, आप इसको 2 बार स्टडी करेंगे आपको बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगा। सबसे पहले है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन बेसिकली ये है कि लाइट की डिपेंडेंट है, ठीक है। अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को जो है वो डार्क रिएक्शन कहते हैं, इसलिए कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये इसमें सूरज की ये जो है रात को होते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। ये रात को होते हैं, दिन को भी होता है, लेकिन लाइट के इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें जी, जो आपके पास लाइट रिएक्शन हैं, लाइट रिएक्शन में क्या है कि आपके पास फोटो सिस्टम 2 है, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 है, उसके अंदर मुख्तलिफ आपको जो है वो मिलेंगे, जो पिगमेंट्स हैं वो मिलेंगे, ठीक है, जो पिगमेंट्स मिलेंगे। एंड देन आपके पास फोटो सिस्टम में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स और एक होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। अब एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है, जब सूरज की रोशनी आके टकराएगी तो यहाँ से एक क्या निकलेगा, एक निकलेगा जी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब वो जंप करता हुआ आगे पीछे जाएगा एंड देन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रीजन होता है जिसमें क्लोरोफिल ए आपको मिलेगा। या वो एक भी हो सकता है, वो कई भी हो सकते हैं, लेकिन क्लोरोफिल ए होगा। बाकियों में आपको डिफरेंट क्लोरोफिल बी और टेटानाइड्स वगैरह मिलेंगे, क्लोरोफिल जो एंटीना सेंटर होते हैं, ठीक है, एंटीना कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है उसने इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया एंड देन वो आगे ट्रांसफर करेगा जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आते हैं। तो जिसका मैंने आपको पहले बताया कि फोटो सिस्टम 1 जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जबकि फोटो सिस्टम 2 जो है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अब आपके पास 2 किस्म की रिएक्शन आते हैं, एक लाइट, एक साइक्लिक और दूसरा है नॉन साइक्लिक रिएक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नॉन साइक्लिक रिएक्शंस, ठीक है। नॉन साइक्लिक रिएक्शन, तो इसमें बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो था अब वो आगे जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कैरियर्स और जो एक्सेप्टर जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस करते हुए इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा उसे प्लास्टोक्योनियन कहते हैं, PQ, ठीक है। ये भी याद रखना, MCQs के अंदर आ सकता है कि जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो चेन तो है नहीं है, रिएक्शन जो है इसके अंदर जो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसे आप कहेंगे प्लास्टोक्योनॉन जो है वो होता है, ठीक है। एंड देन प्लास्टोक्योनॉन जो है वो आगे ट्रांसफर करता है, एक चेन होती है जिसमें साइटोक्रोम B आता है, साइटोक्रोम F आता है, देन प्लास्टोसायनिन मॉलिक्यूल आता है। एक दूसरे जो है ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होते हैं और आगे ट्रांसफर करते रहते हैं। साथ साथ क्या है कि ये जो है इसकी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो लॉस होती जाती है। अब वो एनर्जी जो है इनसाइड जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस कर रहा है उससे बनती है ATP। उस ATP बनने के प्रोसेस को कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चला जाता है फोटो सिस्टम 1 के अंदर, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 के अंदर चला गया, अब ऊपर से सूरज की रोशनी भी आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो ही सूरज जो फोटो सिस्टम 1 के ऊपर लाइट जो है पड़ती है तो बदले में क्या होता है कि जो फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस है FRS, ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जो कि निकलते हैं फोटो सिस्टम 1 से लाइट की वजह से, ये इसको एक्सेप्ट करता है। एंड देन जो है ये बेसिकली फेरिडॉक्सिन FRS जो है ये PS1 का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो मिल जाता है NADP को और वो कन्वर्ट हो जाता है NADPH
टू को, ठीक है, यानी कि रिड्यूस होके क्या हो जाएगा, NADPH2 हो जाएगा। अब ये NADPH2 कहीं पे एक जगह यूज होगा, आपने इसके साथ जो है वो स्टार लगा देना है, ठीक है। अब क्या है कि फोटो सिस्टम टू जो है, जो जहां से इलेक्ट्रॉन आया था, ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब ये लाइट एब्जॉर्ब करता है तो वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल जो कि मौजूद है, वाटर भी तो यूज होगा, तो वो एक OH आयन और H प्रोटॉन में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो OH आयन आपस में दूसरे OH आयन के साथ बॉन्ड बना के वाटर बना देगा। और जो बाकी जो प्रोटॉन वगैरह और इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अब वो क्या करेंगे, वो उसकी जो जगह मौजूद थी फोटो सिस्टम 1 जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता उसको फिल कर देंगे, ठीक है, उसको फिल कर देना है। और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होगी, ठीक है, जब OH आयंस आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाएगी, ठीक है, विच एक्ट एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट कर लेगा फोटो सिस्टम 2 और उसकी गैप जो है वो फिल हो जाएगा। इस पूरे रिएक्शन जो हो रहा है इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इसमें किसी किस्म का इलेक्ट्रॉन जो है वापस नहीं आ रहा, ठीक है, ये आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में बेसिकली क्या है कि जस्ट सिंगल फोटो सिस्टम वन ही जो है इन्वॉल्व होता है। याद रखिएगा कि नॉन साइक्लिक में दोनों फोटो सिस्टम यूज होते हैं, जबकि साइक्लिक में सिर्फ फोटो सिस्टम वन यूज होता है, और ये रेयर केस में है। जब आपके पास ATP कम पड़ जाए रिएक्शन को चलाने के लिए तब ये रिएक्शन होगा, ठीक है, तब ये रिएक्शन होगा। तो ये है रेयर कंडीशन में होगा। तो ये क्या करता है कि फोटो सिस्टम वन जो है लाइट को अब्जॉर्ब करता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और उसको जो एक्सेप्टर है FRS वो एक्सेप्ट करता है, और उसको क्या करता है कि एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो है उसमें से पास करता है, तो बदले में ATP के मॉलिक्यूल जो है वो बन जाते हैं, एंड देन वही इलेक्ट्रॉन आके उसी फोटो सिस्टम वन के अंदर आके गिर जाता है, ठीक है, और वहीं से उसको वो रिसाइकल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फोटो सिस्टम वन के अंदर जो है लाइट की एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। तो बदले में क्या है कि वो रिसाइकल होना शुरू करता है, इसको कहते हैं, अब यहाँ पे जो ATP बन रही है, ठीक है, इसको कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो यहाँ पे यानी कम टाइम में आपके पास थोड़ी सी एनर्जी बन जाएगी जो रिएक्शन को बनाने में यूज होगी। अच्छा, अब आगे है जी डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन बेसिकली इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ कि डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं कि सिर्फ रात के वक्त होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये है कि इसको जस्ट डिफरेंशिएशन के लिए यूज किया जाता है कि ये लाइट रिएक्शन के साथ साथ होते हैं, लेकिन लाइट इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो 1950 के अंदर मेल्विन केल्विन इनको जो है वो इन्वेस्टिगेट किया था। तो कार्बन, अच्छा, इसमें क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिक्स किया जाता है, ठीक है, उसको फिक्स किया जाता है, और इसका जो रिजल्ट है बदले में आपको आधा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलता है, यानी कि 3 कार्बन वाली शुगर जो है वो आपको हासिल होती है, ठीक है, किसके बदले में, केल्विन साइकिल में, ठीक है, मेल्विन केल्विन साइकिल जो डार्क रिएक्शन में, ठीक है। तो इसमें आपको देखें जो कार्बन डाइऑक्साइड आई है वो बेसिकली 3-फॉस्फोग्लिसराइड में कन्वर्ट हुई, देन 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसराइड में कन्वर्ट हुई, और साथ में देखें जो ATP है वो यूज हो रही है, ठीक है, ATP यूज हो रही है, देन NADPH जो है, अब ये NADPH कहाँ से है, ये वहीं से है जहाँ से आपने उधर पीछे बनाया था, ठीक है, वो यूज हुई, और साथ में देखें आधा शुगर का मॉलिक्यूल बन गया, एंड देन आखिर में 3 ATP के मॉलिक्यूल फिर से यूज हुए, ठीक है। शुरू में 6 ATP के मॉलिक्यूल यूज हुए, फिर से 3 ATP के मॉलिक्यूल्स यूज हुए, ठीक है। तो ये डिफरेंट इसकी प्रोसेस है जिसमें आपने देखा कि